फ्रेंड्स, आज मैं आपसे 1935 का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1919 के भारत सरकार अधिनियम तक की चर्चा की है। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाला भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपको 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इसके प्रमुख कारण, इसके प्रावधानों एवं अंत में इसके मूल्यांकन के बारे में चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, मेरा अनुरोध है आपसे कि आप यह वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी क्लियर हो जाए। और मेरा ये प्रयास है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफ़ी लंबा एवं जटिल था। अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। अधिनियम के इतना लंबा होने का मूल कारण यह था कि एक ओर तो भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण भारत के लोगों को सत्ता का पर्याप्त हस्तांतरण आवश्यक हो गया था। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण के साथ साथ अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेना चाहती थी। इस अधिनियम के लिए निम्नलिखित मसविदों की सहायता ली गई। इसमें साइमन आयोग रिपोर्ट, सर्वदलीय कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्र, तीनों गोलमेज कांग्रेस में हुए वाद विवाद, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट और लेथियन रिपोर्ट। लेथियन रिपोर्ट चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। इस अधिनियम के 3 प्रमुख अंग थे: अखिल भारतीय संघ, संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार, भिन्न भिन्न सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। ये था लेथियन रिपोर्ट। फ्रेंड्स, उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर, जो ये सब रिपोर्ट दी है उसके आधार पर अगस्त 1935 को अधिनियम पारित हुआ। 3 जुलाई 1936 को आंशिक रूप से लागू हो गया, किंतु पूर्ण रूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 से यह लागू हो पाया। अब मैं आपको इसके प्रमुख बिंदु और जिसे प्रावधान कह सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक एक कर बताने जा रहा हूँ। प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत पहला जो है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। दूसरा जो प्रोविजंस है उसमें इसने केंद्र और इकाइयों, राज्य एवं रियासतों के बीच 3-3 सूचियां, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। संघीय सूची वो होता है जिस पर केंद्र नीति कार्य करती है, राज्य सूची जिस पर राज्य नीति कार्य करती है और समवर्ती सूची जिस पर दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। यह समवर्ती सूची है। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई, जिसके माध्यम से वायसराय उन विषयों पर निर्णय ले सकता था जो कि किसी भी सूची में नहीं थी। ये अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा चाल चला था।
उसके बाद इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, प्रांत में समाप्त कर दी थी, और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया, यानी प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दिया गया। उसके बाद राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त भी कर दी गई। सोच लीजिए, सिर्फ 2 साल। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, इन सब जगहों पर द्विसदनीय व्यवस्था थी। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, प्रांत में समाप्त और केंद्र में शुभारंभ। मताधिकार का विस्तार किया गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। सांप्रदायिकता आप सही से लिख लीजिएगा। उसके बाद इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। तो उसके बाद इस अधिनियम द्वारा 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत लिखा हुआ है, भारत होगा, है ना। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति अनिवार्य थी। बिना अनुमति के आप परिवर्तन नहीं कर सकते। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष दायित्व, जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देसी नरेशों के सम्मान की रक्षा, ब्रिटिश विदेशी आक्रमण से रक्षा आदि प्रदान किए गए। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय जो है ऐसे लिखेंगे आप, भारतीय, ये भारतीय टाइपिंग मिस्टेक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक सभा मिल गई। इस अधिनियम के थ्रू बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। इस कानून के द्वारा भी निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली का ही उपयोग किया गया, परंतु केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में कमी कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13% हो गई, जबकि 1919 के कानून के अंतर्गत सिर्फ 3% थी। भारत शासन अधिनियम 1935 का मूल्यांकन करें तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा है। यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में रखी थी। कई गंभीर दोष था, जिसके कारण इसके बहुत से दोषों के कारण यह स्वीकार नहीं हो पाया था। उसके बाद भारतीय व्यवस्थापिका को विधान में संशोधन का अधिकार इसके थ्रू नहीं दिया गया था। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा दोष था इस अधिनियम का।
मताधिकार का जो विस्तार किया गया था वह एक भ्रम था और कुछ नहीं। और आपको मैंने बताया था इसके अधिनियम में प्रांत में द्वैत शासन समाप्त किया गया और उसे स्वायत्तता प्रदान की गई। फ्रेंड्स, यह एक मजाक बनकर रह गया था। सांप्रदायिकता के द्वारा विद्वेष जारी रखा गया था, जो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में जिसकी बीज पड़ी थी वो आज तक खींची चली आ रही थी, और इसके थ्रू ये विद्वेष जारी रखना चाहते थे, फूट डालो और शासन करो नीति के द्वारा। तो ये इनका समझ लीजिए कि अगर हम देखें तो इनकी ये जो अधिनियम था अंग्रेजों का, ये भी कुछ भारतीयों के लिए विशेष नहीं था, लेकिन इसके बहुत से प्रावधानों को हम अपने संविधान में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आप मेरे वीडियो के बारे में ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ।